जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। इस वीडियो में सीखेंगे बहुत कुछ, जैसा कि स्मॉल कैप ज़बरदस्त पोर्टफोलियो कंपैरिजन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखिए, सोया, इसको अपनी लैंग्वेज में हम लोग इसको सोया बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वर्सेस डीमेट। तो अभी जो नया अपडेट है, जो भी व्यक्ति अब नए सिरे से एसआईपी ओपन कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो उनकी एसआईपी को डीमेट अकाउंट में किया जा रहा है। तो एक इन्वेस्टर का सवाल है, वो पूछना चाहते हैं कि सर इन दोनों में से सेफ कौन सा है, निकासी करना सबसे आसान इस पे है कि इसमें है। तो आज की इस वीडियो में इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में कुछ कमेंट की बात करेंगे। यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अभी से लाइक करके, इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के, अपने परिवार के बीच तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, एक सवाल जो कि एक इन्वेस्टर का है, और वो सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आसानी से विड्रॉ कैसे होगा डीमेट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, यानी कि आसानी से विड्रॉ किस में है, यदि हमारा पैसा डीमेट में रहता है यानी कि जो म्यूचुअल फंड है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। जैसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चला हुआ आ रहा था जो पुराना एसआईपी है, लेकिन अब जो नए सिरे से एसआईपी हो रहा है वो डीमेट में जा रहा है। जो हम एसआईपी करते हैं तो वो डीमेट में या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, किस में ज़्यादा सेफ है। तो इन्वेस्टर का इस प्रकार से सवाल होता है, आपके मन में भी सवाल हो सकता है कुछ भी। तो इसी का आंसर हम लोग यहाँ से जानेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इनका क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि पहला क्वेश्चन है कि विड्रॉ किस में आसान होगा, और दूसरा है कि एसआईपी अगर हम करते हैं तो डीमेट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में किस में ज़्यादा सेफ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो सवाल है, तो जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विड्रॉ, निकासी किस में आसान है। तो पहले बात कर लेते हैं डीमेट अकाउंट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपने म्यूचुअल फंड को डीमेट में रखा है तो आपको बेचना पड़ेगा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक और मार्केट में तमाम तरीके के जो है एप्लीकेशन है, जो ब्रोकरेज है उसके माध्यम से आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी पहली पॉइंट। प्रक्रिया तेजी होती है, यानी कि T+2 में पैसा अकाउंट में आ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि देखिए, जिस प्रकार से हम स्टॉक वगैरह को बेचते हैं तो हमारा जो है कुछ पैसा इंस्टेंट हमारे वॉलेट में ऐड हो जाता है, लेकिन कुछ पैसा जो है एक दिन के बाद, रात को 12 बजे के बाद, जो 2 नाइट के बाद जो हमारा पैसा ऐड हो जाता है वॉलेट में, उसके बाद हम 1 से 2 दिन की प्रक्रिया में अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को मंगा सकते हैं। ये केस होता है डीमेट के अकाउंट के कंडीशन में। तीसरा पॉइंट आप समझे कि लेकिन डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कुछ चार्ज ले सकता है। देखिए, कुछ चार्ज ले सकता है, जैसे कि 5 से 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज जो है आपसे ले सकता है। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसमें यदि आपके एसआईपी रहता है, म्यूचुअल फंड रहता है, तो वो क्या कहता है उसको देखना ना भूलिए। और इस वीडियो में अगर बहुत कुछ सीख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि अगर आपने म्यूचुअल फंड सोया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में लिया है तो आप सीधे एएमसी या फिर आरटीए, कैम्स, फिनटेक के जरिए रिडीम कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री होता है, कोई डीमेट चार्ज नहीं लगता है। तो आपको पहला जो है ड्रॉबैक आपको दिख गया कि डीमेट में रहेगा आपके एसआईपी, तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रहता है तो यहाँ पे डीमेट चार्ज आपको नहीं देना होता है। विड्रॉल भी आसान है अगर आप ऐप जैसे ग्रो, पेटीएम मनी और भी तमाम तरीके के मार्केट में ऐप है, उनके जरिए यदि आप विड्रॉ करते हैं। तो निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से विड्रॉ आसान और फ्री होता है। तो ये बात जो है आपको क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे दूसरे सवाल की बात करते हैं, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए कौन सा ज्यादा सेफ है। कौन सा ज्यादा सेफ है का मतलब क्या है कि आपका डीमेट अकाउंट ज्यादा सेफ है या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सोया, यानी कि वो ज्यादा सेफ है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे सुरक्षा पॉइंट लिखा है। देखिए, लॉग इन सिक्योरिटी, यदि आप डीमेट में लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे ओटीपी यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट जो है यहाँ पे आपको करना होता है। यहाँ पे एएमसी या फिर आरटीए पर भी ओटीपी बेस्ड जो है आपको एक्सेस मिलता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे बात की जाए फ्रॉड रिस्क की, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा
फ्रॉड रिस्क की अगर बात की जाए तो थोड़ा ज्यादा किससे, कंपैरिजन सोया से, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से, अगर डीपी के साथ गलती हो तो, है ना। अगर जो आपको डीपी मिलता है, अगर आप देखेंगे जैसे ग्रो में, जीरोधा में, एंजल वन में जो आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है तो ये आपको एक डीपी आईडी मिलती है, ठीक है। तो उसको आप देखेंगे और उसके साथ यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, है ना, फ्रॉड होने के चांस किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे फास्ट होता है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसमें कम, ठीक है, ये कंपैरिजन बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा कुछ फ्रॉड होने का चांसेस है कि नहीं है, कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ा कम है। तो एएमसी के पास डायरेक्ट डेटा होता है। यदि अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं और आप अपना पैन कार्ड लेके, आधार कार्ड लेके अगर एएमसी में विजिट कर लेते हैं तो अगर उससे ही आपका डेटा सारा ट्रैक करके आपको बता सकते हैं कि आपके पास, यानी कि आपके पैन कार्ड से कितना इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, डायरेक्ट आपको एएमसी बता देती है। देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, है ना, सुरक्षा की दृष्टि में अगर देखें तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, देखिए डीमेट अकाउंट के कंडीशन में डीपी शामिल होता है, डिपॉजिटरी, वो जो आपको अभी बताया था ऊपर, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की कंडीशन में अगर बात की जाए तो डायरेक्ट एएमसी से लिंक होता है। तो यही इसमें फर्क होता है। देखिए निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ज्यादा सेफ है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी डिपॉजिटरी की डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो इस बात से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीमेट आपका ज्यादा सेफ है या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपका ज्यादा सेफ है। निर्णय जो है आपको खुद लेना है। मेरा काम था आपको एजुकेट करना, आपको चीजें बताना, इंफॉर्मेशन देना, आप समझ गए होंगे। कुछ यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो फिर जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने जो भी लक्ष्य सोचा है उसको पाने में कोई भी रुकावट आपको नहीं कर सकता। जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। फिर से सुनिएगा, अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। जरूरी यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ ना करें। जरूरी यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ ना करें। जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं, नए नए लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इस लाइन का मतलब आपको बता रहा हूं, वो कहते हैं कि सर बेस्ट म्यूचुअल फंड बताओ, अच्छे म्यूचुअल फंड बताओ जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। तो यही मतलब है कि यदि बेस्ट म्यूचुअल फंड हमारे द्वारा या किसी के द्वारा बताया भी जाता है तो वही कह रहा है कि देखिए अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। इनके बेस्ट म्यूचुअल फंड खाली चुन लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें पैसा ही निवेश ना करो और आप बीच बीच में गड़बड़ करते रहो तो फिर आप अच्छे निवेशक नहीं बन पाएंगे। आपने जो लक्ष्य लिया था वो लक्ष्य को पूरा भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को जो है आप याद रखिएगा। इन्वर्टेड कोमा को बंद करते हैं और आगे की बात चालू करते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि स्मॉल कैप के जबरदस्त पोर्टफोलियो, स्मॉल कैप कंपैरिजन, इसको हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं क्रोम पे और बात करते हैं स्मॉल कैप की। तो यहां पे कुछ बेस्ट फंड है जिसका हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। देखिए टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। अगर यहां पे 4 फंड है और 2-2 हजार, 5-5 हजार अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में जो है अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिल सकता है। तो कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की। तो 2010 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है और फंड साइज आप देख सकते हैं 66,000 करोड़ से ज्यादा, 1.4% जो है एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहीं पे बात करें क्वांट स्मॉल कैप की तो यहाँ पे 1996 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। पहले ये डेट म्यूचुअल फंड हुआ करता था, लेकिन अब इसकी अगर फंड साइज की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29,475 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो 1.58% का एक्सपेंस रेशियो है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं 2018 में लॉन्च हुआ और फंड साइज आप देख सकते हैं 11,163 करोड़ से ज्यादा, 1.67% का जो है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 में लॉन्च हुआ और 2020 में लॉन्च होने के बाद 5 साल के अंदर अंदर आप देख सकते हैं 12,981 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 1.66% का एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ पे कुछ रिटर्न आप रिटर्न भी देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं, 10 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं। देखिए 5 साल में 37% से ज्यादा
और यहाँ पे 10 साल से 21% से ज़्यादा। यहीं बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 42% से ज़्यादा और यहाँ पे 10 साल में 20% से ज़्यादा। यहीं पे टाटा की अगर बात की जाए तो 5 साल में 33% का ज़्यादा, 10 साल का डेटा नहीं है। और बंधन म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो 36% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से आपने इसका कंपैरिजन देख लिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस रिटर्न को देख के आपको भावुक नहीं होना है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाती है तो ये रिटर्न भी आपको ऊपर दिखेगा, अगर मार्केट तेजी से नीचे गिरती है तो ये रिटर्न भी आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जिन व्यक्ति ने इन म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है, यानी कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में और क्वांट में, तो आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर का 0.57% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में जो लगा है उस पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा होगा। क्वांट की अगर बात की जाए तो -3.89% का नेगेटिव रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ और म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन की, जैसे कि जबरदस्त पोर्टफोलियो, अगर उसको मिला के इसको मिला के आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो जबरदस्त पोर्टफोलियो हो सकता है। 250 स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप का जो है यहाँ पे कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स रेगुलर है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रेगुलर है, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड रेगुलर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कंपैरिजन, यहाँ पे 4 फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात की जाए 2014 में ये फंड लॉन्च हुआ है और 2014 में से लेके अब तक 32,000 करोड़ से ज़्यादा इसका यूम है। एक्सपेंस रेशियो 1.56%। और यहीं पे अगर बात की जाए एचडीएफसी मल्टी कैप की तो 2021 में लॉन्च हुआ है और 2021 से लेके और अब तक के अगर फंड साइज की बात की जाए तो 16,625 करोड़। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 1.68। यहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2022 में लॉन्च हुआ और 2022 से लेकर अब अगर फंड साइज की बात की जाए तो 1525 करोड़ से ज़्यादा। देखिए ये जो आप फंड साइज देख रहे हैं, तो मैं वीडियो जो क्रिएट कर रहा हूँ ये 18 तारीख को कर रहा हूँ, अगर आप बाद में देखेंगे तो ये फंड साइज जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और अगर इस फंड से पैसा अगर निकाले जाते हैं तो कम भी हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की अगर बात की जाए 2013 में लॉन्च होता है और 2013 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 2389 करोड़ इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि 1.11%। देखिए अगर इस दोनों फंड में कंपैरिजन करें तो एक्सपेंस रेशियो जो कम है वो है आपका एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। कितना है एक्सपेंस रेशियो? 0.82। लेकिन यहीं पे बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 की तो इससे इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है 1.11% का, लेकिन इसका फंड साइज ज़्यादा है। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। बात की जाए रिटर्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न जो हम देखेंगे यहाँ पे 3 साल का रिटर्न देखेंगे और 5 साल का देखेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की अगर बात की जाए तो 3 साल में 32% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है और 5 साल में 35% से ज़्यादा और 10 साल में आप देख सकते हैं कि 17% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एचडीएफसी मल्टी कैप की अगर बात की जाए तो 3 साल में 26% से ज़्यादा, 5 साल का डेटा नहीं है और यहाँ पे 10 साल का डेटा नहीं है और सिंस लॉन्च डेट की अगर बात की जाए 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिखा रहा है। यहीं पे अगर यहाँ बात की जाए एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 की तो आप 3 साल का डेटा यहाँ पे नहीं है क्योंकि इतना पुराना फंड नहीं है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी 3 साल का डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर 1 साल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 5.3%, एचडीएफसी मल्टी कैप की तो 0.72% और वहीं पे एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 की तो 0.81% और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात की जाए तो 1.43%। यानी कि छोटे छोटे कंपनियों में पैसा निवेश होने के बाद भी जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाला फंड होता है उसने भी जो है लास्ट 1 ईयर में कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये सब रिटर्न देख के आपको भावुक नहीं होना है। जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो खुद आप अपना डिसीजन लीजिएगा या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की बात आप सुन सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो का कंपैरिजन। अब बात करते हैं कुछ कमेंट की। तो देखिए यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, आप चाहते हैं कि आपका कमेंट वीडियो में इस प्रकार से लिया जाए
और मैं आंसर करने की कोशिश करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मान लिया कि लोन लिया, ईएमआई भरना है। मैंने ये वाली वीडियो जो बनाई थी 5 लाख लोन लेकर म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, मैंने इसका कंपैरिजन वीडियो बना रखा था। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जो है, बहुत सारे व्यूअर है, इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है, उसके बाद कमेंट पे कमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि मान लिया लोन लिया, ईएमआई भरना है, अगर ईएमआई अमाउंट बिना लोन लिए ही लगा दे, यानी कि जो लोन वाला ईएमआई आएगा उसको बिना ईएमआई डाले ही अगर उस पैसे को ईएमआई वाले को लोन ना लेकर अगर उसको हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो कहते हैं कि प्रॉब्लम ही क्या है। तो भाई इस वीडियो में भी मैंने बात जो करी है वही वाली बात कही है कि फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर वीडियो का निचोड़ आप देखेंगे तो इसमें नुकसान ज़्यादा है, लेकिन आप जो ईएमआई लोन वाले को देंगे, बैंक में देंगे, अगर वो ईएमआई आप खुद से एसआईपी करते हैं तो आने वाले समय में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है कंप्लीट। यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बाकी डिसीजन आपको खुद से लेना है। देखिए, समझदार व्यक्ति वही होता है कि खुद के पैसे, जैसे आरडी में, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते करते जब एक बड़ा सा फंड हो जाए उसके बाद घर लेना चाहिए, बाइक लेना चाहिए, कार लेना चाहिए, जो भी आपको लगे ज़िंदगी में शौक करना है पूरे, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोन लेकर करते हैं तो वो मूर्खता की पहचान होती है। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए ऐप के माध्यम से 500 रुपये से लमसम या फिर एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, In this जय video, भारत। calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.